राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर कमजोर और लाचार नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल से 3 राज्यों के धुआंधार दौरे पर निकल रहे हैं। कल मध्य प्रदेश, परसों हरियाणा और फिर 6 जून को यानी 6 तारीख को बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन सृजन अभियान यानी कांग्रेस को मजबूती देने की मुहिम पर राहुल गांधी रहेंगे। वहीं बिहार में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संविधान के मामले पर बार बार बीजेपी किस तरह राहुल गांधी के सामने मजबूर हो रही है, ये हम लोकसभा चुनावों से लगातार देख रहे हैं। इधर अब एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल इवेंट कहें तो वो हुआ है, या कहें तो अंतरराष्ट्रीय घटना के बाद भी राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए हैं। बार बार नरेंद्र मोदी को चुनौती अपनी ही बाकी बातों, विचारों और कुछ बातें ऐसी जो प्रूफ कर देती हैं, उसके जरिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से चल रही जंग में कल यूक्रेन को रूस पर एक बड़ा वार करने का मौका मिला, बड़ा हमला करने का मौका मिला। रूस पर यूक्रेन ने एक हमला किया जिसमें उसने रूस के कम से कम 40 बम वर्षक विमानों को नष्ट करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यह तबाही ड्रोन हमलों से की गई है। यूक्रेन पिछले 11 महीनों से अपने कुछ ड्रोन मालवाहक कंटेनरों में छिपाकर रूस के भीतर भेज चुका था। फिर सैन्य अड्डों के पास उन्हें रिमोट से चलाकर विमानों को निशाना बनाया गया। याद कीजिए कि इसी साल फरवरी में राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि ड्रोन ने युद्ध में क्रांति ला दी है। इसकी बैटरी, मोटर और ऑप्टिक्स ने मिलकर युद्ध के मैदान में संचार का अभूतपूर्व तरीका इजाद किया। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी और उस समय यह बात भी राहुल गांधी ने कही थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़े बड़े टैंकों का इस छोटे से ड्रोन के कारण सफाया हो रहा है। यह अगला रिवॉल्यूशन है। अफसोस है कि हमारे यहां इस चीज पर अब तक फोकस नहीं किया गया है। जरा इसको दिखाइए, पूरा देखते हैं। 9 मिनट की बाइट है, लेकिन शुरुआती जो ड्रोन दिखा रहे हैं और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। वीडियो में जो है वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी नीचे लिखा हुआ है और आपको पहले हिंदी पढ़ के मैं बता चुका हूं। जरा सुन लेते हैं। Unfortunately, they don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. As I said in my speech, I'm speaking directly to the young people of this country. And in my speech, I had mentioned about how drones are changing warfare. So I wanted to go a little bit deeper into that idea. So here is a drone. This is a DJI drone made in China. And that's a battery, lithium polymer battery. These are 4 brushless DC motors, and that's the camera. So what I was saying was that when you connect these brushless motors to this battery, give it a camera, and allow people to communicate directly with this through FPV unit, you change warfare. This little thing is now making tanks. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी के इस वीडियो पर भाजपा और उसके समर्थकों ने काफी मजाक उड़ाया था। खिलौनों से खेलने जैसी टिप्पणियां राहुल गांधी के लिए की गई थी उस समय भाजपा और भाजपा के समर्थकों के द्वारा। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर दूरदर्शी नेता साबित हुए हैं। विचारधारा के मतभेद अपनी जगह हैं दोस्तों, लेकिन अगर वो अपने अध्ययन, रिसर्च और अनुभव से कोई सलाह दे रहे हैं तो अहंकार त्याग कर सरकार उनकी बात सुने, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि सत्ता की हनक में सही बातों को भी सुना नहीं जा रहा है। आप याद कीजिए कि नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीनेशन, इन सब पर भी राहुल गांधी ने जो सलाह सरकार को दी थी, रफाल तक पर आप याद कीजिए। और रफाल को लेकर, रफाल विमान को लेकर अभी कितनी सारी बातें हो रही हैं कि हमारे 3 रफाल विमानों को पाकिस्तान ने गिरा दिया। इन सब पे राहुल गांधी ने खूब अपनी बातें कही थी। जीएसटी पर राहुल गांधी ने अपनी बातें कही थी, लेकिन वो बातें नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से।
खैर, राहुल गांधी अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। उधर बीजेपी को अब उसके ही साथियों से चुनौती मिलने लगी है। बिहार में चिराग पासवान चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने इसी बात को कहते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। आइए जरा चिराग पासवान को सुनते हैं कि बिहार में कैसे एक तरफ राहुल गांधी की चुनौती, दूसरी तरफ चिराग पासवान कैसे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती देंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले लेकिन चिराग पासवान को सुनिए। लेकर भी बात, आप भी चुनाव लड़ने की बात चलिए, कहां से लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो सुन रहे थे आप यहां चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो क्या अब चिराग बीजेपी का साथ छोड़कर अकेले बिहार की राजनीति में उतरेंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार में अभी नीतीश कुमार और बीजेपी ही सीटों के बंटवारे में उलझे हुए हैं। नीतीश कुमार को सीटें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बीजेपी भी चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े चुनाव। लेकिन क्या अगर एनडीए का तीसरा साथी यानी चिराग पासवान भी दमखम के साथ वो उतरते हैं मैदान में, तो क्या वो सिर्फ 5-7 सीट लेकर मानेंगे, या उनका दावा भी 100 से ऊपर सीटों का होगा? ये देखना होगा। और इसके लिए बिहार की विधानसभा की जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। वो तो इन तीनों पार्टियों को खासकर, इसके अलावा भी हैं एनडीए के साथी बिहार में। लेकिन उधर आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मुझे भी 40 सीटें चाहिए। तो आखिर कितनी सीटें किसको मिलेंगी? और इन सब के बीच चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं, इसका क्या असर? कह तो रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के आगे कोई भी, यानी नीतीश कुमार जिस जगह पे बैठे हुए हैं सीएम की कुर्सी पर, वो सीट खाली नहीं है। लेकिन क्या चिराग सिर्फ ये बयानबाजी है चिराग पासवान की, या कुछ और है? इन सब पे चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। आज कुंभ पर हुई बैठक में फडणवीस अकेले रहे, शिंदे और अजित पवार उसमें शामिल नहीं हुए। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि हमने अमेरिका के सामने खुद को झुकाया है। और ये बात अगर ऐसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी आकर बताएं देश को, दुनिया को। ये बात कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इधर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बार फिर एस जयशंकर को घेरा है कि हमले की जानकारी पाकिस्तान को पहले किस लिए दी गई। आइए दिग्विजय सिंह को सुन लीजिए। जयशंकर जी बहुत ही अनुभवी वे डिप्लोमेट है, राजनयिक हैं। उनके पिता तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे
और डिफेंस के एनालिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट थे। अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे, तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले ही बता दिया तो फिर वहां से तो चले ही गए होंगे। वो दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। तो सुन रहे थे आप, दुश्मन को अगर आप पहले से बता दें कि हम आपके यहां आ रहे हैं तो फिर दुश्मन तो हमला कर ही अपनी तैयारी कर ही लेगा। बीजेपी के पास न सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब है, न ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को वो कोई तर्क पेश कर सकती है। अलबत्ता मोदी और अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर को वोट उगाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहां भी जो हालात बन रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे बीजेपी नेताओं की सेना पर टिप्पणी हो या सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विदेश सचिव की ट्रोलिंग हो, हर जगह बीजेपी के लोग मोदी और अमित शाह के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और काम आ रहे हैं केवल सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, यानी जो डेलीगेशन इंडिया से विदेश गया हुआ है और उसमें गए हुए सांसद, जो देश देश घूमकर यानी विदेश में अलग अलग देशों में घूमकर मोदी का पक्ष रख रहे हैं। इन सांसदों से देश वापसी के बाद नरेंद्र मोदी 9 और 10 जून को मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबर आज आ रही है। लेकिन इसके बाद क्या संसद का माहौल बदलेगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट डलवाने की कोई चाल नरेंद्र मोदी चलेंगे? यह सब देखना होगा। फिलहाल तो मोदी राहुल गांधी के आगे पस्त दिख रहे हैं। आइए चर्चा आज इसी